हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। रैपिड रिवीजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में और उनके हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था डियर। आज हम बात करेंगे आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील के बारे में। यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो आपका माइल्ड स्टील का देखेंगे और माइल्ड स्टील के बाद हम अपना HYSD का देखेंगे। HYSD बार को आप एज ए कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार भी बोल सकते हैं डियर। क्लियर है? ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया है। देखिएगा आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि माइल्ड स्टील की किस तरह का आप कर्व प्लॉट किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने अलग अलग नंबरिंग दी है आपके पास OABCDEFG। कभी कभी क्या होता है इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट आपको डायग्राम दिया जाता है और आपको मेंशन कर दिया जाता है कि इस F और G पॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं अपने ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो A है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? आपके लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता जाऊंगा और आप भी इस पे ध्यान दें। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। अब जो ये जो आपके पास एक लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये कहां से मेंशन की जा रही है? आपके O से मेंशन, यानी कि उसके ओरिजिन से। तो जो आपके पास ये O है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि यहाँ पे ओबेज हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन होगा या आपका यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं इस B पॉइंट्स की बात करता हूं तो B क्या रिप्रेजेंट करता है सर? आपको इट इज रिप्रेजेंट द इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इलास्टिक लिमिट। फिर से वही बात आ गई कि अब यहाँ पे भी इस B पॉइंट्स को हमने किसके साथ मीट किया? अपने ओरिजिन के साथ मीट किया। तो आपको एक पॉइंट मिला यहाँ पे OB। तो ये जो OB है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अब यहाँ पे हुक्स लॉ ने वर्क नहीं किया। यहाँ पे ये चीज नोट की गई क्योंकि जब हम लोडिंग के समय काम कर रहे थे तो भी यहाँ स्ट्रेट लाइन था और जब अनलोडिंग के समय कंडीशन थी तो भी आपके पास सेम था, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका कब है? कि जब लोडिंग एंड अनलोडिंग आपका सेम हो। लोडिंग और अनलोडिंग, अनलोडिंग क्या हो आपका सर? सेम हो। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका C पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पीक पॉइंट भी इसको बोल सकता है, इसको अपर यील्ड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको यील्ड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। C को क्या बोलते हैं सर? यील्ड पॉइंट। और इसी यील्ड पॉइंट को हम अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब अपर यील्ड पॉइंट इसको क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ लोडिंग रहती है वो हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने इक्विपमेंट्स और जो भी मटेरियल का बिहेवियर था वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं बता सकते। तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो रेट ऑफ लोडिंग रहता है, रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो क्या रहता है सर? हाई रहता है। लोडिंग हाई रहता है और यहाँ पे हम ना तो मटेरियल का बिहेवियर बता सकते हैं और ना ही यहाँ पे हम एग्जैक्ट इक्विपमेंट्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास D पॉइंट और D पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करता है सर लोअर यील्ड पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है जब ये लोअर यील्ड पॉइंट है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो लो रहता है, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग ROL क्या होता है? रेट ऑफ लोडिंग क्या होता है सर? लो होता है। अब जब इसका रेट ऑफ लोडिंग लो होता है तो यहाँ पे हम मटेरियल का बिहेवियर भी बता सकते हैं और इक्विपमेंट से जो भी हमने डाटा यहाँ पे एज ए कैलकुलेट किया होगा उसको भी हम बहुत इजीली देख सकते हैं डियर। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर C और D पॉइंट में से कौन सा IS कोड ने यील्ड पॉइंट कंसीडर किया है? देखिएगा सिंपल सा फंडा है, जिसका मटेरियल का बिहेवियर आपको पता होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यील्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो जो आपका लोअर यील्ड पॉइंट है इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं डियर। ठीक है? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट आता है D से E। अब जो D से E का जो रीजन होता है वो परफेक्टली आपके पास प्लास्टिक होता है। कैसा होता है सर? D से E आपके पास परफेक्टली प्लास्टिक होता है। और इसी रीजन को हम क्या नाम देते हैं सर? यील्ड ऑफ प्लेटो का नाम देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब माइल्ड स्टील की बात करते थे तो वहां पे यील्ड ऑफ प्लेटो का डिजायर नहीं हो पा रहा था, बट जब हमने बात की थी HYSD पे तो यहाँ पे डिजायर हो पा रहा था। क्लियर हो? हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बारी आती है सर आपके E से लेकर F पॉइंट्स तक। तो अगर मैं बात करता हूं E से F तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? वो आपको स्ट्रेन हार्डनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है सर? स्ट्रेन हार्डनिंग। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं F से G तो आपको F से G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको नेकिंग जोन
कंसीडर कर रहा है। और अगर मैं बात करता हूं जी, तो जी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सर क्या, आपका फ्रैक्चर पॉइंट बोलो या उसको फेलियर पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फेलियर पॉइंट लिख दूं तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एक एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी हमने करवा दी है आपको जितनी आपको करना था। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट था किसका, माइल्ड स्टील के कार्यों के बारे में वो हमने जाना। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सर HYSD की। देखिएगा, मैं आपको प्रीवियस में दिखाना चाहूँ तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरा देखे थे, देखिएगा हमने क्या किया कि जो माइल्ड स्टील की ही प्रॉपर्टीज को हमने क्या बनाया था सर, कोर ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार बनाया था। तो जैसे ही हमने सर वहां पे अनलोड कर दिया था अपना, तो अनलोड के बाद ये आपका कर्व नीचे ड्रॉ हो गया था। उसके बाद हमने लोडिंग किया तो आपका कर्व कुछ इस तरह से बना। तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनली HYSD का जो कर्व बना था कुछ इस शेप में बना था। इस शेप में प्रॉब्लम क्या थी कि सर एंड पॉइंट डिफाइन नहीं था। क्लियर है? ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया था। क्लियर है? तो यही डायग्राम अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मैंने आपको बताया है Fe250 का कुछ इस तरह से बनेगा, Fe415 और Fe500 का कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है? तो यही थे आपके बेसिक पॉइंट्स और रिवीजन जो हमने काफी अच्छे से कवर कर ली है डियर। अब मिलते हैं अब आपको नए लेक्चर्स में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।